हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे गलवान में भारतीय सैनिकों ने जिस पीएलए कमांडर को खूब कूटा था 2020 के गलवान घाटी झड़प में, चाइना ने उससे सम्मानित किया है। दोस्तों, उसको पीपल्स पार्टी का अधिकारी बना दिया है। बताएंगे बड़ी ही विचित्र खबर, भारतीय सेना के हाथों मार खाने वाले इस पीएलए कमांडर को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। इसी बीच आपको बताएंगे कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका देने जा रहा है अपना भारत। इस बड़े इस्लामिक देश के साथ चुपचाप साधा। बताएंगे क्या है ये खबर। इसी बीच बताने वाले हैं बांग्लादेश के भारतीय पोर्ट पर पहुंच रहा पाकिस्तानी जहाज। साल 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। दोस्तों, यूनुस शहबाज की दोस्ती से भारत को बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़े खतरे की ये खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच बताने वाले हैं जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मच गया घमासान, तोरखम क्रॉसिंग पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। जी हां, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने इस देश भारत के दुख सुख में हर तरीके से साथ रहने वाले हैं और भारत को आगे लेकर जाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने जिस पीएलए कमांडर को खूब कूटा, खूब पीटा था, अब चाइना ने उसको पीपल्स पार्टी का अधिकारी सम्मानित करते हुए बना दिया है। दोस्तों, चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों जमकर मार खाने वाले पीएलए कमांडर को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया है। उसको मार खाने के लिए सम्मानित किया है। यह संघर्ष जून 2020 में हुआ था। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों के मौत का आंकड़ा छिपा लिया था। उस दौरान हुई झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीनी कमांडर क्यू फबाओ को जमकर पिटाई की थी। इस पिटाई में फबाओ का सिर फट गया था और पूरे शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे। बाद में चीनी सैनिकों ने अपने कमांडर की जैसे तैसे जान बचाई थी। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यू फबाओ को चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, बोले तो CPPCC के सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सैन्य सेवा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दे दिया गया है। क्यू फबाओ उन 33 व्यक्तियों में से एक है जिन्हें CPPCC सदस्य के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि फबाओ को 15 जून 2020 को भारत के साथ गलवान घाटी सीमा संघर्ष में बहादुरी से लड़ते हुए सिर में चोट लगी थी। आज तक उनके सिर में वो चोट का निशान है। वाकई में इस खबर को सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि मार खाने वालों को भी सम्मान दिया जा सकता है चाइना में। अगर चाइना के नजरिए से देखें तो ये सम्मान हर एक चीनी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए दिया गया है, ताकि अगर कोई बहुत खराब प्रदर्शन भी कर रहा है लेकिन वो पिट भी जा रहा है तो भी उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेशक वो पिट जाए पर उसको सम्मान अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो दुश्मन से लड़ा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को झटका देने जा रहा है अपना भारत। इस बड़े इस्लामिक देश को चुपचाप लिया साध। जी हां, कर लिया अपने पाले में। बता दे, जम्मू कश्मीर के मसले को पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उठाता रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों पर पाकिस्तान हर बार इस मसले को उठाता है और तुर्की, ईरान, मलेशिया जैसे देशों से भी इसकी चर्चा करवाता है। अब भारत ने उसकी इस लॉबिंग को ही तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। करीब एक सप्ताह तक ईरान के सुप्रीम काउंसिल फॉर कल्चरल रिवॉल्यूशन के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन खोसरो पाना भारत में रुके। इस दौरान उन्होंने कई आयोजनों में हिस्सा लिया और भारत सरकार के प्रतिनिधियों से भी मुलाकातें की। इस दौरे को भारत सरकार की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि ईरान की राय को कश्मीर मसले पर बदला जाए। अब्दुल हुसैन खोसरो को ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई का करीबी माना जाता है। खामेनेई ने बीते साल भारत को असहज करने वाला बयान देते हुए कहा था कि कश्मीर में मुस्लिमों का हाल अच्छा नहीं है। अब उनके करीबी नेता का भारत में एक सप्ताह तक रुकना बहुत बड़ी रणनीतिक संकेत है। सूत्रों का कहना है कि अब्दुल हुसैन के माध्यम से भारत ईरान के शीर्ष नेता तक जम्मू कश्मीर को लेकर संदेश देना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर तक ये मैसेज भेजने का सबसे अच्छा माध्यम अब्दुल हुसैन खोसरो ही थे। जी हाँ, यदि ईरान ने जम्मू कश्मीर के मसले पर तटस्थ रुख अपनाया और पाकिस्तान की तरफ झुकाव कम किया तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी सफलता होगी अपने भारत के लिए। दोस्तों, वहीं अगली खबर बता दें, बांग्लादेश के भारतीय पोर्ट पर पहुंच रहा पाकिस्तानी जहाज। साल 1971 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। यूनुस शहबाज की दोस्ती से भारत को बहुत बड़ा खतरा। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे खोल दिए हैं। बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब पाकिस्तान का जहाज देश के रणनीतिक मोंगला बंदरगाह पर पहुंचेगा। पाकिस्तान
पाकिस्तानी झंडे वाला ये मालवाहक जहाज कुछ दिन पहले ही कराची के कासिम बंदरगाह से 25,000 टन चावल लेकर रवाना हुआ था। इसके अगले 1-2 दिन के भीतर चटगांव बंदरगाह पर लंगर डालने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां 60% चावल उतारने के बाद ये जहाज मोंगला की ओर बढ़ेगा। मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज का पहुंचना इसलिए और भी ज्यादा अहम है क्योंकि बीते साल ही भारत ने इसके संचालन के अधिकार में बाजी मारी थी। ऐसे में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की दोस्ती का असर भारत के निवेशकों पर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले महीने की शुरुआत में बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से ढाका 50,000 टन बासमती चावल का आयात करेगा। समझौते के अनुसार चावल की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच चुकी है। दूसरी खेप इस महीने के अंत में आने की उम्मीदें हैं। खुलना स्थित नियंत्रक कार्यालय के डेप्यूटी कंट्रोलर इंद्रजीत सरकार ने कहा कि 25 मीट्रिक टन चावल में से 40% मोंगला बंदरगाह पर उतार दिया जाएगा। खुलना जिले के सहायक खाद्य नियंत्रक ने बताया है कि बोयरा और महेश्वर पाशा के केंद्रीय खाद्य गोदाम में 47,000 मीट्रिक टन चावल है। उन्होंने कहा कि दोनों गोदामों की क्षमता 1 लाख मीट्रिक टन की है। वाकई में दोस्तों इस खबर ने भारत को तो खतरे में महसूस करा दिया और चौंका दिया है कि ये वही बांग्लादेश है जिसने कभी पाकिस्तान की ओर मुड़कर नहीं देखा और हर काम में, हर मदद में उसके लिए भारत खड़ा रहा। भारत से हमेशा से वो मदद लेता रहा। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है मोहम्मद यूनुस के अंतर्गत कि उन्होंने भारत को हर तरीके से किनारा कर दिया है और पाकिस्तान को वो उपाधि दे दी है जो कभी भारत को बांग्लादेश दिया करता था। हालांकि पिताजी ही होते हैं। बांग्लादेश चाहे कितना भी बदल जाए, उसकी आज जो अस्तित्व है वो भारत की ही वजह से है और इस सच्चाई को कोई झुंझला नहीं सकता। और बांग्लादेश को जल्द ही रियलाइजेशन होगा कि भारत से दुश्मनी का मतलब है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मालदीव भी कुछ समय के लिए भारत से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। वही मुइजू जो कभी इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे मालदीव में गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले, आज वही मुइजू आईने में अपनी शक्ल देखकर पहचान चुके हैं कि भारत को मालदीव से अलग करना मालदीव के लिए बर्बादी खड़ा करने जैसा था। और आज भारत के सामने नतमस्तक होकर मुइजू कहता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी भारत के साथ दुश्मनी करके। और यही चीज दोस्तों आज नहीं तो कल मोहम्मद यूनुस को या फिर किसी भी सत्ता पार्टी को रियलाइज जरूर होगा। बांग्लादेश में आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और इतना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है और इतना ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इन बांग्लादेशियों को अकल आ सके और ये खबर दूर दूर तक पहुंच सके। तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। पहले आप वीडियो पूरी देख लीजिए, लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मच गया घमासान। तोरखम क्रॉसिंग पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। दोस्तों पाकिस्तानी और अफगानी बलों के बीच एक अहम सीमा क्रॉसिंग स्थल पर सोमवार तड़के गोलीबारी हुई। यह स्थल दोनों पड़ोसी देशों के बीच विवाद के कारण एक हफ्ते से अधिक समय से बंद है। गोलीबारी में तोरखम क्रॉसिंग के दोनों ओर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर खोलने और शांति बहाल करने के लिए रविवार को बैठक की थी, लेकिन मामले का कोई हल नहीं निकला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ओर से वहां एक नई सीमा चौकी के निर्माण पर आपत्ति जताई है जिसके कारण ये क्रॉसिंग 11 दिन से बंद है। दोनों देशों ने पहले भी गोलीबारी के कारण तोरखम और दक्षिण पश्चिमी चमन सीमा क्रॉसिंग को बंद किया था। यह क्रॉसिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार एवं यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट खबर बता दे, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कैसे बना दारुल उलूम हक्कानिया का मदरसा। भारत के देवबंद से है इसका खास रिश्ता जिससे तालिबान है आग बबूला। बता दे, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बीते हफ्ते दारुल उलूम हक्कानिया नाम के मदरसे पर हुए आत्मघाती हमले में 6 लोगों की मौतें हो गई। इस भीषण धमाके ने मदरसे को फिर से चर्चा में ला दिया जो जिहाद यूनिवर्सिटी के नाम से कुख्यात रहा है। 28 फरवरी को दारुल उलूम हक्कानिया की मस्जिद में हुए धमाके में मदरसे के हेड हामिद उल हक की भी मौत हो गई है। इस मदरसे का तालिबान से खास जुड़ाव रहा। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर समेत इस गुट के कई बड़े नेता इस मदरसे के पूर्व छात्र रहे हैं। दारुल उलूम हक्कानिया का भारत के सहारनपुर स्थित देवबंद मदरसे से भी एक संबंध रहा है। अगली खबर आपको बता दें, जहां शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने चली नई चाल। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रशासन के दौरान किए गए कथित अत्याचारों के दस्तावेजों को संरक्षित
करने का आह्वान किया है। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान यूनुस ने इस बात पर जोर दिया कि उचित आर्काइव मैनेजमेंट सिस्टम के बिना सच्चाई जानना और न्याय सुनिश्चित करना मुश्किल है। मुख्य सलाहकार की प्रेस शाखा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर गवेन लुइस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हुमा खान के साथ बातचीत के दौरान मुख्य सलाहकार ने शापला चत्तर में प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई डेलवर हुसैन सईदी के फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और वर्षों की कथित हत्याओं का हवाला दिया। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने मानवाधिकारों के हनन के दस्तावेजीकरण में बांग्लादेश की सहायता करने की अपनी इच्छा पुष्टि की है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां रशिया के साथ अपनी बढ़ती निकटता को लेकर हो रही आलोचना पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा, पुतिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है। आखिर क्यों इन्होंने ऐसा कहा, बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया के साथ अपनी बढ़ती निकटता को लेकर हो रही आलोचना पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को व्लादिमीर पुतिन के बारे में कम चिंता करनी चाहिए। हाल में ही ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ तीखी बहस हुई थी। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें पुतिन के बारे में चिंता करने में कम समय बिताना चाहिए और हमें अपने देश में प्रवेश करने वाले प्रवासी बलात्कार गिरोहों, ड्रग माफियाओं, हत्यारों और मानसिक संस्थानों से आए लोगों के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए ताकि हमारा हाल यूरोप के जैसा ना हो जाए। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान और चाइना की मुश्किलें बढ़ाएंगे बलूच समूह। नेशनल आर्मी बनाने का इन्होंने कर दिया ऐलान। जी हाँ, पाकिस्तान में बलूच समूहों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक नए हमले का ऐलान किया है। बलूच प्रतिरोध समूह ने हाल ही में सिंधी अलगाववादी समूहों के साथ युद्ध अभ्यास खत्म किया है और बलूच राजी अजाओई संगर या बरास की यानी BRAS की एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें एक निर्णायक युद्ध रणनीति का ऐलान किया गया है। बरास के साथ आने से पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित कई CPEC प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बलूच राजी अजोई संगर की संयुक्त बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया है, जिसमें सहयोगी संगठनों बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड और सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। साथ ही बता दें, थाईलैंड ने 10 साल बाद प्लेन में भरकर चीन भेजे उइगर मुस्लिम। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन भड़क उठे बीजिंग के लिए। इसको बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। क्यों, बता दें। थाईलैंड ने दरअसल 40 उइगर मुसलमानों को बीते हफ्ते चीन वापस भेजा है। ये लोग एक दशक से थाईलैंड की हिरासत में थे। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं ने थाईलैंड से इन लोगों को चीन को वापस न सौंपने के लिए कहा था। इसकी वजह थी चीन में इन लोगों के खिलाफ अत्याचार होने का डर है। ऐसे में थाईलैंड के इस कदम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदाएं हो रही हैं। दूसरी ओर इसे चीन के लिए एक कूटनीतिक जीत, जबकि अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के लिए झटके की तरह देखा गया है। चीन पर लंबे समय से उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार और इस समुदाय के मानवाधिकारों को कुचलने के आरोप लग रहे हैं। चीनी अत्याचारों से भागकर ये 40 लोग 2014 में थाईलैंड पहुंचे थे। थाईलैंड में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से ये लोग वहां हिरासत में थे। चीन इनकी वापसी की कोशिश में था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसके खिलाफ थी। आखिरकार चीन को जीत मिली जब बीते हफ्ते गुरुवार को इन सभी को ट्रकों में बैंकॉक लाया गया। वहां से उन्हें एक विमान में बैठाकर बीजिंग भेज दिया गया। थाईलैंड ने कहा है कि बीजिंग के आधिकारिक अनुरोध पर 40 उइगर चीनी नागरिकों को निर्वासित किया गया। वहीं बता दें, श्री राम मंदिर पर हमले की बहुत बड़ी साजिश। उत्तर प्रदेश का रहने वाला संदिग्ध फरीदाबाद से हुआ गिरफ्तार। इसके पास 2 हैंड ग्रेनेड हुए बरामद। जी हाँ, गुजरात ATS ने फरीदाबाद STF की मदद से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसका आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने की आशंका है। संदिग्ध के पास 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज करवाया। जांच में राम मंदिर को टारगेट बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। अब्दुल रहमान यूपी का निवासी है, जिसे रविवार को गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS संदिग्ध को गुजरात लेकर गई और उससे वहां पूछताछ जारी है। रेडिकल्स मटेरियल भी बरामद हुए हैं, जिससे आतंकी गतिविधियों की पुष्टि हो सकती है। जी हाँ, ऐसे में आप लोग जय श्री राम कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसी बीच ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।